नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। साहित्य शास्त्र में जो है हमने अधिकतर सारे विषय पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने कल्पना भी पढ़ लिया और साथ साथ बिंब भी पढ़ लिया है। तो आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है हमारा प्रतीक, जो कि इकाई 3 का भाग 30वां है। तो बिंब के बाद जो है प्रतीक को समझना आसान हो जाता है। बिंब आपने अच्छे से पढ़ लिया है कि बिंब क्या होता है। अब बिंब के बाद जो अगली बात आती है वो प्रतीक की आती है। देखते हैं प्रतीक क्या है, प्रतीक के क्या गुण हैं और उसके भेद क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। कल्पना से बिंब का जन्म होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में। और बिंब से प्रतीक का आविर्भाव होता है, यानी कि पहले तो कल्पना की, बिंब भी कल्पना से ही उपजे हैं, उसके बाद बिंब से प्रतीक उपजता है। कैसे, वो भी हम देखते हैं। जब कल्पना जो है मूर्त रूप लेती है तब बिंब की सृष्टि होती है, और जब बिंब बार बार काव्य में प्रयुक्त होने लगते हैं तो वो किसी निश्चित अर्थ में बंध जाता है, तब जाकर प्रतीक का निर्माण होता है। हमने कल्पना से बना लिया बिंब, अब बिंबों का प्रयोग करने लगा कवि काव्य में बार बार। अब जब बार बार प्रयुक्त होगा, बार बार प्रयुक्त होगा, तो किसी एक बिंब के लिए एक अर्थ जो है वो निश्चित हो जाएगा कि उसको बाकी अन्य कवि भी प्रयोग करने लग जाएंगे कि हाँ भाई, इस बिंब का अर्थ तो इसी के लिए हम लेते हैं। तब जाकर वो क्या बन जाता है, वो प्रतीक बन जाता है। प्रतीक जो होता है वो किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए ही प्रयुक्त होता है। प्रतीक में अर्थ उसी प्रकार छिपा रहता है जैसे तिल में तेल। तो तिल बहुत छोटा होता है, बारीक, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा तेल समाया होता है। तो बिल्कुल प्रतीक भी वैसा ही है, एक छोटा भाव होता है, विचार होता है, जो कि किसी तत्व को, जो कि नज़र नहीं आता हमें, उसको साकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रतीक के गुण क्या हैं, या कहें तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला यह है कि अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम ही प्रतीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें उसका प्रतिनिधित्व उसको हम ऐसा प्रस्तुत का नाम दे देंगे जो कि उसका प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि जब हम तेजस्विता की बात करते हैं, ओजस्विता की बात करते हैं, प्रकाशमान की बात करते हैं, दिमाग में क्या आता है हमारे? सोचिए, क्या आएगा? सूर्य ही आएगा, सूरज आएगा। तो ऐसा कोई जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो ओजस्विता की बात करी, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग में एक ही शब्द आया, सूर्य। तो सूरज जो है वो तेजस्विता, ओजस्विता का जो है एक प्रतीक बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम क्या है? प्रतीक है। फिर संदर्भ के प्रति जो है सचेष्ट ईमानदारी हमें इसमें दिखाई देती है, और ये प्रतीक का बड़ा ही विशिष्ट गुण होता है। जैसे कि काव्य के प्रतीकों में व्यंजना शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। अपने लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अपने 3 शब्द के अर्थ जो है आधार पर देखे हैं आपने। वे तथ्यों की सूचना देने के साथ साथ वक्ता की मानसिक प्रवृत्ति का भी संकेत करते हैं। इस कारण जो होता है, रचनाकार उन मूल्यवान अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर देता है जो व्यवहारिक भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। इसलिए संदर्भ के प्रति सचेष्ट ईमानदारी दिखाते हैं ये प्रतीक। तीसरा है, प्रतीक जो है मन में भावना को जागृत करते हैं। कारण यह है कि जो कला के जितने भी प्रतीक होते हैं वो उसको सुनने वाले या पढ़ने वाले जो है उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव या मानसिक चित्र जो है वो उपस्थित कर देते हैं। यानी कि किसी भी प्रतीक को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके अब जो है उसका भाव जो होता है वो हमारे मन में पैदा हो जाता है प्रतीक को पढ़ते ही। और फिर उसके बाद है कि प्रतीक पर युग, देश, मान्यताओं व संस्कृति की छाप रहती है। किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में और किसी भी युग में अलग अलग प्रतीकों का ही प्रयोग होगा। जैसे कि जब हम अपने देश की बात करते हैं तो सूर्य जो है हम उनको भगवान के रूप में भी पूजते हैं, साथ साथ वो प्रकाशमान सबसे ज़्यादा होने की बात जो है वो हमारे देश में की जाती है। इतना मान सम्मान हम सूर्य देव को देते हैं। तो ये जो प्रतीक हो गया ये हमारे देश के लिए हुआ। तो जैसे युग बदलता है, देश, मान्यताएं, संस्कृति बदलेंगी तो प्रतीक भी बदलते जाते हैं। सब जगह का अपने अपने प्रतीक होते हैं। उसके बाद जो है, प्रतीक का संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं किया जा सकता। अब एक प्रतीक के लिए कितने अर्थ जो है प्रकट हो सकते हैं? सामान्य जन के लिए तो प्रतीकात्मक जो कथन होते हैं वो कुछ ना कुछ अस्पष्ट बने ही रहते हैं, लेकिन जो विद्वान जन होते हैं वो उनकी हर प्रतीक में से बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। ये तो उस काव्य को पढ़ने वाले या सुनने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो प्रतीक का क्या अर्थ लेता है। काव्य को जो पढ़ रहा है, मान लीजिए वो सामान्य बुद्धि का प्राणी, उसे वो प्रतीक समझ ही नहीं आ रहा, उसे तो आम भाषा में वो समझ लेगा। नहीं समझ में आया उसको कि वो जो शब्द या वो कथन जो है वो क्यों लिखा गया, उसमें क्या प्रतीकात्मक भाषा है, नहीं समझ में आया। लेकिन कोई विद्वान जब उसे सुन रहा है या बोल रहा है तो वो उसके भी बहुत सारे अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो इसका संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं किया जा
सकता, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक जो होते हैं वो शुरू में तो व्यक्तिगत होते हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रतीकों का निर्माण कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, वो गढ़ जाते हैं, यानी कि वो फिर फिक्स हो जाते हैं, उसको हर व्यक्ति जो है उसी प्रकार से वहाँ पर प्रयोग करने लगता है। तो ये सारी बातें जो थी वो प्रतीक के गुण या विशेषताएं हम कह सकते हैं। अब प्रतीक के भेदों की तरफ चलते हैं, प्रकार। तो इसके अगर हम भेद देखें यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 8 भेद मैंने दिखाए हैं, मैं इनके बारे में आपको बताती हुई चलूँगी। पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें कि कौन कौन से भेद हैं। पहला इसमें है परंपरा, एक मिनट ऊपर चला गया, ये पहला है इसमें परंपरागत प्रतीक, दूसरा परंपरा मुक्त प्रतीक, फिर वैयक्तिक प्रतीक, भावाश्रित प्रतीक, व्याख्यात्मक प्रतीक, भावोत्प्रेरक, विचारोत्पादक और दार्शनिक प्रतीक। तो इस प्रकार से ये जो है इतने हमें 8 प्रतीक जो है नज़र आते हैं। अब एक एक करके सभी प्रतीकों को हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है परंपरागत प्रतीक, यानी कि वे प्रतीक जो परंपराओं से चले आ रहे हैं। जैसे कमल सुंदरता का प्रतीक है, सूर्य तेजस्विता ओजस्विता का परंपरागत प्रतीक है, और ये जो है बदलते नहीं, अधिकतर यही रहते हैं। जैसे कि रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे ना क्यों कविजन मनोबिलिंद। तो इस प्रकार से काव्य में प्रयोग किया गया है। तो सूर्य तेजस्विता का प्रतीक, कमल सुंदरता का प्रतीक, तो ये परंपराओं से यही चला आ रहा है। ऐसे प्रतीक जो है वो फिक्स है, मतलब कि पहले से परंपराओं से माने जा रहे हैं। दूसरे आते हैं परंपरा मुक्त प्रतीक। ये प्रतीक जो होते हैं परंपराओं से मुक्त होते हैं, नवीनता लिए होते हैं। इनको जो है इनका प्रयोग प्रयोगवादी कवियों ने किया है, परंपरा से हटकर नए प्रतीकों का बहुत प्रयोग किया है। जैसे भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। तो यहाँ पे जो अहेरी है, जो भोर का बावरा अहेरी, ये अहेरी शब्द जो है वो सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो सूर्य जो है अहेरी का प्रतीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतीक जो है प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग करे हैं, जो कि नवीनता लिए हुए हैं और परंपरा से बिल्कुल ही हट गए हैं, परंपराओं से नहीं चले आ रहे। तीसरा आता है व्यक्तिक प्रतीक। ये प्रतीक जो होते हैं कवि की निजी अनुभूति पर आधारित होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत तौर पर निर्माण किया जाता है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना है तत् कहो ज्ञानी। तो यहाँ पर अद्वैतवादी दृष्टि है, यानी कि प्रभु और जो प्रेमी है, उनका भक्त है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो यहाँ पर आपको अद्वैतवादी दृष्टि नज़र आ रही होगी। तो ये जिसने लिखा है उसकी व्यक्तिक यहाँ पर भावना हमें इसमें नज़र आ रही है प्रतीक में। तो यहाँ पर व्यक्तिक प्रतीक जो है निर्माण किया गया है। उसके बाद है भावाश्रित प्रतीक। तो ये जो प्रतीक होते हैं भावाश्रित प्रतीक, ये शब्द आश्रित नहीं होते, शब्दों का महत्व नहीं होता इसमें महत्व होता है भावों का। यहाँ भावों की बात होती है, और छायावादी कवियों ने जो है इनको बहुतायत में प्रयोग किया है, इनका भावाश्रित प्रतीकों का। जैसे विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो इस प्रकार से जो है ये वाला प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है, बिल्कुल अलग हटकर है, इनके भावों पर आधारित है, शब्दों का इसमें इतना महत्व नहीं होता। फिर व्याख्यात्मक प्रतीक है, इनका प्रयोग क्या होता है, गुणों और अवगुणों आदि की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी प्रकार की व्याख्या नजर आ जाती है इसमें हमें। जैसे कि जब हम सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं तो वीरता का प्रतीक है। गधा हम तुरंत समझ जाते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति की बात हो रही है, मूर्खता का प्रतीक है। एक गधा शब्द जो है वो मूर्खता की व्याख्या कर देता है, सिंह जो है वो वीरता की व्याख्या कर देता है, गीदड़ जो है कायरता की व्याख्या कर देता है। इसलिए ये तीनों जो है उदाहरण जो दिए गए हैं ये व्याख्यात्मक प्रतीक है, गुणों अवगुणों को प्रस्तुत करने वाले प्रतीक हैं, ये व्याख्यात्मक प्रतीक कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है भावोत्प्रेरक प्रतीक। इन प्रतीकों में भाव और राग की प्रधानता रहती है। जैसे कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। तो भाव की जो है यहाँ पर महत्ता है, इसमें हमें नजर आती है। फिर आता है विचारोत्पादक प्रतीक। हाँ, आप कह सकते हैं कि भावोत्प्रेरक प्रतीक और भावाश्रित प्रतीक क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है भावोत्प्रेरक प्रतीक में जो है भाव की प्रधानता रहती है, लेकिन भावाश्रित प्रतीक में जो है जो प्रतीक होता है वो भावाश्रित होता है, यानी कि भावी पर निर्भर करता है वो वाला प्रतीक। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि भावाश्रित प्रतीक में शब्दों का महत्व इतना नहीं होता जितना कि भावोत्प्रेरक प्रतीक में शब्द का भी महत्व इसमें होता है। फिर आता है विचारोत्पादक प्रतीक। इसमें विचारिक तत्व जो होता है वो प्रमुख होता है, यानी कोई विचार को लेकर प्रतीक बनाया होता है। जैसे कि जब हम हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो वो सत्य के प्रतीक है।
गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं, सावित्री जो है पतिव्रता नारी के प्रतीक है, और अगर हम एक और बात करें तो राजा बलि जो है वो दानवीरता के प्रतीक है। उन्होंने इतना दान किया है कि अगर हम आज भी दान देने की बात करें तो राजा बलि को ज़रूर याद करते हैं। तो ये सारे एक विचार को लेकर प्रतीक बनाए गए हैं, तो इन्हें विचार उत्पादक यानी कि विचार का उत्पादन करने वाले प्रतीक हैं, जो हमारे दिमाग में तुरंत एक विचार ले आते हैं कि हाँ, हम हरिश्चंद्र की बात करें तो सत्यता की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो ये विचार उत्पादक प्रतीक कहलाते हैं। और फिर लास्ट आता है हमारा दार्शनिक प्रतीक। ये प्रतीक जो होते हैं, बात आपको समझ में आ रहा है, दर्शन की बात चल रही है इसमें, ये प्रतीक थोड़े से गहरे होते हैं, गूढ़ होते हैं, समझना आसान नहीं होता। दार्शनिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर मन पंछी भया बहु तक चढ़िया आकाश, ऊहा ही ते गिरी पड़िया मन माया के पास। तो यहाँ पे कई एक गूढ़ बात बताई गई है, दर्शन की बात बताई गई है, रहस्यवाद की बात की गई है। कबीरदास की बात करेंगे तो रहस्यवाद तो उसमें आ ही जाएगा। तो जब रहस्यवाद की बात है कबीर के, तो दर्शन की बात तो समझ में आ गई कि इसमें कोई गूढ़ता वाली बात छिपी हुई है कि कबीर मन पंछी भया बहु तक चढ़िया आकाश, यानी आकाश तक उड़ गया मन जो है मेरा, वहाँ ही ते गिरी पड़ी, और वहाँ से गिरा और गिरते ही मन जो है कहाँ आ गया, माया के पास। यानी कि हम कितना मन जो है अपना प्रभु में लगाने की कोशिश करें, फिर मुड़ के हमारा जो है इसी दीन दुनिया में आकर मन लग जाता है। तो गहराई की बात है इसमें, एक सिद्धांत की बात है, रहस्यवाद की बात है। तो यहाँ पर जो है दार्शनिक प्रतीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रतीक जो होते हैं वो भावों को मूर्त रूप प्रदान करके अभिव्यक्ति को सबल बनाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये 8 भाग हमें नज़र आते हैं प्रतीक के। तो इसके बहुत सारे प्रश्न वगैरह भी इसमें से बन सकते हैं, प्रतीक और बिंब में से, स्पेशली जो है इन 2 प्रत्ययों में से। और बिंब तो हमने इसके पहले पढ़ ही लिया है, उसके बाद का ये प्रतीक है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर जो इकाई 3 है मेरे ख्याल में यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर आपने आज समझ लिया है अच्छे से प्रतीक को भी, उससे पहले बिंब, कल्पना, ये जो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारी समझने वाली चीज़ें हैं साहित्य शास्त्र, तो इनके प्रश्नों का भी अभ्यास होना चाहिए। तो जब मैं अभी इकाई 3 की PDF हम डालने वाले हैं, क्योंकि अब ये विषय समाप्त हो गए हैं, तो साथ में हम इसके आपको 100 प्रश्न भी देंगे अब की बार PDF में, ताकि आप इन 100 प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये, ताकि आप इनका अभ्यास भी कर सके इकाई 3 से संबंधित। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, आपकी कमेंट्स पर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है हमें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ हमारा चैनल शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। इकाई 3 हमारा समाप्त हो गया है, इसके बाद हम अगली इकाई प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।